Hello everyone. Let's see the third chapter under Drugs and Cosmetics Act 1914, that is the import of drugs and cosmetics. Already we have seen in various videos the first chapter, that was the introductory, few definitions and schedules. Second chapter we have seen the administrative bodies under Drugs and Cosmetics Act. Now the third chapter in the D&C Act is the import of drugs and cosmetics. So here we have seen the administrative bodies. Our fourth chapter is the provisions related to manufacture of all Ayurvedic, Siddha, Unani, homeopathic, allopathic drugs and cosmetics, and the last is miscellaneous. So in this video you will be able to understand the provisions related to import of drugs and cosmetics. So what are different provisions which are applicable for import of drugs and cosmetics, that will be clear. Now, what is the requirement for import of license? Import license. So, import license is a license granted to a person for the import of drugs specified in Schedule X, C and C1. So, जो भी ड्रग्स है जो कि शेड्यूल एक्स, शेड्यूल सी या C1 के अंडर आते हैं, उनका इंपोर्ट करने के लिए उनको हमारे देश में बाहर से देशों में से लाने के लिए जो भी लाइसेंस रिक्वायर्ड है उसे हम इंपोर्ट लाइसेंस कहते हैं. सो फॉर द इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी, C1 एंड एक्स, द लाइसेंस शैल बी ग्रांटेड इन फॉर्म नंबर 10 एंड 10A रिस्पेक्टिवली. मतलब कि अगर हम शेड्यूल सी और C1 के ड्रग्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें कौन से फॉर्म में लाइसेंस मिलेगा? फॉर्म नंबर 10. और अगर हम शेड्यूल एक्स के ड्रग्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें कौन से फॉर्म में लाइसेंस इशू होगा? फॉर्म नंबर 10A. फॉर द इंपोर्ट ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ड्रग्स अ लाइसेंस इज ग्रांटेड इन फॉर्म नंबर 11. अगर बहुत छोटी मात्रा में या कम क्वांटिटी में अगर हम ड्रग इंपोर्ट करते हैं तो इसका लाइसेंस भी जरूरी है और वो हमें मिलेगा फॉर्म नंबर 11 में. इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स फॉर एग्जामिनेशन और टेस्ट और एनालिसिस, मतलब कि रिसर्च पर्पस के लिए या फिर स्टडी या एनालिसिस के लिए जो भी ड्रग्स लगते हैं, जो भी ड्रग्स हमें ज़रूरी है, मे बी एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस. सो द इम्पोर्टर शैल यूज द सब्सटेंसेस इम्पोर्टेड फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम, टेस्ट और एनालिसिस इन द स्पेस स्पेसिफाइड इन लाइसेंस और एट एनी अदर प्लेस ऑथोराइज्ड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी. मतलब कि ये परमिशन मिलने के लिए हमें मेंशन करना पड़ता है कि जो भी इम्पोर्टेड ड्रग्स है जिनका हम एग्जाम या टेस्ट एनालिसिस करने वाले हैं, टोटली और सोली इट इज टू बी यूज्ड फॉर द रिसर्च पर्पस ओनली. तो हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि हम ये कहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं और वही प्लेसेस पर इनका इस्तेमाल होना चाहिए. The licensee shall allow inspector to enter with or without notice at the premise where substances are kept and also to inspect the premise and investigate manner in which the substances are being used and to take sample there. Licensee मतलब कि जिसके पास import license है वो इंसान, वो व्यक्ति, that is licensee. तो ये इन्हें अलाउ करना चाहिए इंस्पेक्टर जब भी आपके प्रीमाइस में आते हैं तो उन्हें आने देना चाहिए या फिर उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए. वो आपको नोटिस दिए बगैर भी आ सकते हैं या नोटिस देकर प्रॉपर प्रोसीजर से आ सकते हैं. आपके एरिया में, आपके प्रीमाइस में जहाँ पे आपने इंपोर्ट किए गए ड्रग्स रखे हैं, आपका स्टोरेज देख सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. जो भी हो आपके इंपोर्ट ड्रग्स के बारे में जो भी उन्हें जानकारी चाहिए वो हमें बीइंग अ लाइसेंसी देनी होगी और बाय रूल ये देना हमारी जिम्मेदारी है. The importer shall keep the records of quantities of substances imported with date, name of manufacturer and shall report the same to licensing authority. जो भी ड्रग्स या जो भी सब्सटेंस हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी डेट को इंपोर्ट किया, किस मैन्युफैक्चरर से हमने ये इंपोर्ट किया है, परचेस किया है, एंड ये जो भी डिटेल्स है इसका एक रिपोर्ट बना के हमें लाइसेंसिंग अथॉरिटी को उसका फॉलोअप देना है, फीडबैक देना है. तो ये प्रोविजन है दैट इज एप्लीकेबल टू इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स. नाउ द इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज, अगर हम बिजनेस के लिए, सेल या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हम खुद के लिए पर्सनल यूज के लिए अगर कुछ ड्रग इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या प्रोविजन है, इसके लिए क्या प्रोसीजर है? ड्रग्स मे बी इंपोर्टेड फॉर पर्सनल यूज अंडर द फॉलोइंग कंडीशन इवन दो द इंपोर्ट ऑफ विच इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट.
मीन्स अगर कुछ ड्रग्स इंपोर्ट के लिए प्रोहिबिटेड है, मतलब कि इन्हें इंपोर्ट करना लीगली या फिर बाय लॉ नॉट अलाउड है, फिर भी कुछ अंश, कुछ हिस्सों तक हम इन्हें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये कौन से होते हैं, तो तब ये इंपोर्ट चलेगा या फिर ये अलाउ किया जाएगा। इफ दैट ड्रग शैल फॉर्म पार्ट ऑफ पैसेंजर्स बोनाफाइड बैगेज, मतलब कि हमारा जो भी लगेज होता है उसका एक पार्ट है, मतलब कि इतनी कम क्वांटिटी ड्रग की है। शैल बी द प्रॉपर्टी ऑफ एंड बी इंटेंडेड एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल यूज, और ये सिर्फ और सिर्फ हम पर्सनल यूज के लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल करने वाले हैं, तब मतलब कि सेल या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करने वाले हैं। इफ कस्टम्स अथॉरिटी डायरेक्ट्स एंड डिक्लेयर्स दैट ड्रग इज फॉर पर्सनल यूज, हमें जहाँ पे भी इंपोर्ट होता है, मतलब कि एयरपोर्ट पर या पोर्ट पर या ऑन द रोड, जहाँ पे भी दो देशों की सीमा या फिर बॉर्डर्स तय की जाती है, वहाँ पे मतलब कि फ्रंटियर पे अगर कस्टम अथॉरिटी डिक्लेयर करती है, मतलब कि कस्टम अथॉरिटी अगर सेटिस्फाई होती है, तब ये डिक्लेयर करेंगे कि दिस इज फॉर पर्सनल यूज ओनली, नॉट फॉर द मास सेल और डिस्ट्रीब्यूशन। इफ द क्वांटिटी ऑफ सिंगल डोज सो इम्पोर्टेड शॉल नॉट एक्सीड 100 डोज, मतलब कि हम पर्सनल यूज के लिए भी कहाँ पे एक्सीड नहीं कर सकते हैं 100 डोज, बियॉन्ड 100 डोज मतलब 100 से ज़्यादा डोज हम पर्सनल यूज के लिए भी नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगर इससे ज़्यादा करते तो ये पर्सनल यूज नहीं कहलाया जाएगा, ये शायद सेल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाया जाएगा। इवन इफ द इम्पोर्टेड ड्रग इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ पैसेंजर्स बोनाफाइड बैगेज, अगर ये पैसेंजर का लगेज का हिस्सा नहीं है, फिर भी इट मे बी परमिटेड फॉर इट्स इम्पोर्ट, फिर भी परमिशन मिल सकती है इंपोर्ट के लिए आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्रॉम लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन फॉर्म 12। लाइसेंसिंग अथॉरिटी से फॉर्म नंबर 12 में आपको परमिशन मिलेगी, तब आप ये इंपोर्ट कर सकते हैं। पर्सनल यूज के लिए है, लेकिन प्रोसीजर वाइज हम फॉर्म नंबर 12 में इसका परमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज द इम्पोर्ट लाइसेंस फॉर शेड्यूल सी एंड शेड्यूल एक्स ड्रग्स। अगर हम शेड्यूल सी या एक्स ड्रग्स के इंपोर्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरर शैल एट ऑल टाइम्स ऑब्जर्व द अंडरटेकिंग गिवन बाय हिम और हिज बिहाफ इन फॉर्म नंबर 9। तो मैन्युफैक्चरर को फॉर्म नंबर 9 में अंडरटेकिंग देना होता है। The licensee shall allow inspector to inspect the premise and check the records and take sample for test or analysis। ये शेड्यूल सी और एक्स की बात हो रही है, तो सैंपल टेस्ट या एनालिसिस को विड्रॉ किए जाएंगे। इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है, नार्कोटिक्स, साइकोट्रॉपिक एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है, तो इसलिए इंस्पेक्टर सैंपल विड्रॉ कर सकते हैं। द लाइसेंसी शॉल नॉट सेल एनी ड्रग इफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी डायरेक्ट्स सो। अगर आपको बताया गया है कि जब तक हम ना कहें, लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपको कहती है, तब तक आप ड्रग्स इंपोर्ट किए गए ड्रग्स नहीं बेचेंगे, तो हमें ये फॉलो करना है इंस्ट्रक्शन। द लाइसेंसी शैल रिकॉल द बैच एज अर्ली एज पॉसिबल फ्रॉम सेल इफ इट डज नॉट comply with the prescribed standard. Whatever we have imported from another country, if it is not following the standards as per the given, that should be complied with the standards given. अगर जो इंपोर्ट किए गए ड्रग्स स्टैंडर्ड से कॉम्प्लाई या मैच नहीं करते, तो हमें लाइसेंसी को, मतलब कि जो भी इंपोर्टर है, इन्हें क्या करना है, मार्केट में से ये बैच पूरी तरह से रिकॉल करनी चाहिए, वापस बुलानी चाहिए, ताकि ये मेडिसिन पब्लिक या पेशेंट के पास जाके इनके हेल्थ पे बुरा असर ना करे। सो दैट इज द प्रोविजन। नाउ व्हाट पर्टिकुलर शैल बी डिस्प्लेड ऑन द पैकेजिंग ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग। अगर हम शेड्यूल एक्स ड्रग का इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके लेवल पे हमें क्या क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए। नेम ऑफ ड्रग, बैच नंबर, नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, ओपनिंग स्टॉक, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, क्वांटिटी ऑफ ड्रग रिसीव्ड इफ एनी, नेम ऑफ परचेसर विद एड्रेस एंड लाइसेंस नंबर, बैलेंस क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स एट द एंड ऑफ बिजनेस, सिग्नेचर ऑफ पर्सन अंडर हुज सुपरविजन द ड्रग हैव बीन सप्लाइड। मतलब कि जो भी ड्रग है उसका पूरा नाम, बैच का नाम, मैन्युफैक्चरर का पूरा नाम, उनका एड्रेस, ओपनिंग स्टॉक मतलब कि आज ये कौन से स्टॉक पे ओपन हुआ है और ये क्लोजिंग स्टॉक मतलब कि बैलेंस कितना है, आज दिन खत्म होने के बाद हमारे पास कितना स्टॉक है और कल हम कौन से स्टॉक से शुरू करेंगे, मतलब कि कितना लाया गया और कितना बेचा गया। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, क्वांटिटी ऑफ ड्रग रिसीव्ड, हमने कितना रिसीव किया, कितना सेल आउट किया,
परचेसर जिनसे हमने ये परचेस किया है, बैलेंस क्वांटिटी और सिग्नेचर, जो भी ये पर्सन सब मॉनिटर करेगा उसकी सिग्नेचर। नाउ अगर हम न्यू ड्रग इंपोर्ट करना चाहते हैं, so those drugs whose composition is not recognized as safe by the experts will not be allowed to import। मतलब कि जो पूरी तरह से रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, जिन्हें अभी परमिशन नहीं मिली है, तो इनका एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना ये अलाउड नहीं है एक्चुअली। एज सेफ बाय द एक्सपर्ट्स विल नॉट बी अलाउड टू इंपोर्ट। द सैंक्शन ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी विल बी रिक्वायर्ड फॉर द इंपोर्ट ऑफ सच न्यू ड्रग। अगर फिर भी हम इन्हें इंपोर्ट करना चाहते हैं जो कि न्यू ड्रग है, रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, तो हमें लाइसेंसिंग अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। न्यू ड्रग में ऑल्सो इंक्लूड एनी पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन कंटेनिंग अ न्यू ड्रग। Documentary evidence will be required for the permission of the import of new drug। हमें न्यू ड्रग इंपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्री परमिशन या एविडेंस होना चाहिए हमारे पास रिगार्डिंग कौन सी चीज़ों के बारे में, उसकी प्योरिटी, ड्रग की प्योरिटी, ड्रग की क्वालिटी, एफिकेसी एंड स्ट्रेंथ ऑफ न्यू ड्रग। ओके, ड्रग्स में बी इम्पोर्टेड इनटू इंडिया। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, कौन से प्लेसेस से ड्रग्स इंपोर्ट किए जाते हैं इंडिया। अगर ये बाय रेल है तो फिरोजपुर कैंटोनमेंट एंड अमृतसर रेलवे स्टेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्रग्स इंपोर्टेड अक्रॉस द फ्रंटियर विद पाकिस्तान। मतलब कि पाकिस्तान के सरहद से इंडिया में, भारत में जो भी इंपोर्ट किए जाते हैं, फ्रंटियर मतलब कि सरहद, तो कौन से ये दो प्लेसेस हैं, फिरोजपुर कैंटोनमेंट एंड अमृतसर रेलवे स्टेशन। रानघाट, बोनगांव, मोहनसन रेलवे स्टेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्रग्स इंपोर्टेड अक्रॉस द फ्रंटियर विद बांग्लादेश। अगर ये बांग्लादेश के सरहद से हमारे देश में इंपोर्ट किए जाते हैं तो कौन से प्लेसेस है, रानघाट, बोनगांव, मोहसन रेलवे स्टेशन। अगर ये बाय सी, ये सागर तट से ये अगर इंपोर्ट किया जाता है, तो समुद्र किनारे से ये इंपोर्ट किया जाता है, तो मद्रास मतलब कि चेन्नई, कलकत्ता, बॉम्बे मतलब कि मुंबई, कोचीन और विशाखापट्टनम। और बाय एयर हो तो मद्रास दैट इज चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली एंड अहमदाबाद। तो ये प्लेसेस है जहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है, जिन प्लेसेस से इंपोर्ट बाहर के देशों से भारत में किया जाता है। तो ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोविजंस ऑफ सी कस्टम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। मतलब कि हम अगर ट्रांसपोर्टेशन ये शिप से या फिर पोर्ट से, किसी हवाई मतलब कि सागर जहाज से अगर हम ये ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसशिपमेंट से कर रहे हैं, द लॉज रिलेटेड टू कस्टम्स फॉर द इंपोर्ट ऑफ सर्टन गुड्स अंडर सेक्शन 18 ऑफ सी कस्टम एक्ट आर एप्लीकेबल टू इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अंडर सेक्शन 13 ऑफ एक्ट। मतलब कि सी कस्टम्स एक्ट है, उसके सेक्शन 18 के तहत हम जो भी ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, जो भी इंपोर्ट करेंगे थ्रू पोर्ट, थ्रू शिप, तो ये सब एप्लीकेबल होगा सेक्शन 18 ऑफ सी कस्टम्स एक्ट। एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और कस्टम्स कलेक्टर। तो इसके लिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया गया हुआ पर्सन या फिर कस्टम कलेक्टर हैज अथॉरिटी टू डिटेन द कंसाइनमेंट। जो भी हम बाहर के देश से ला रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उसे कहते हैं कंसाइनमेंट। तो ये डिटेन कर सकते हैं, मतलब कि चेक कर सकते हैं या फिर उसकी कस्टडी ले सकते हैं कस्टम कलेक्टर। और इम्पोर्ट पैकेज विच इज सस्पेक्ट्स टू कंटेन ड्रग द इम्पोर्ट ऑफ विच इज प्रोहिबिटेड। अगर इस पर्सन को लगता है कि इसका इम्पोर्ट प्रोहिबिटेड है और फिर भी इम्पोर्ट किया जा रहा है, तो ये कस्टम कलेक्टर आपका जो कंसाइनमेंट है वो सील या कस्टडी में ले सकते हैं। आफ्टर डिटेनिंग द इम्पोर्टेड ड्रग कॉस्मेटिक, ऑफिसर रिपोर्ट्स टू ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। इसका जो भी रिपोर्ट है ये ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करते हैं। If necessary, he may send such a sample of suspected drug for test or analysis। अगर जरूरत पड़े तो इस सैंपल का एनालिसिस या टेस्ट के लिए भेजा जा सकता है ड्रग लैबोरेटरीज के पास। Let's see classes of drugs which are prohibited for import in India। Adulterated, spurious, misbranded और drugs which are not of standard quality। मतलब कि इन कैटेगरी के ड्रग्स ऑब्वियस है, ऐसे तो ड्रग्स हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन ऑफ विच फॉर्मूला इज नॉट डिस्क्लोज्ड। मीन्स ऐसे ड्रग्स विच आर पेटेंट, विच आर प्रोप्राइटरी मेडिसिन जिनका फॉर्मूला डिस्क्लोज नहीं किया गया है, तो ये इंपोर्ट नहीं किए जा सकते।
ड्रग्स इंपोर्टेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, जो भी इस प्रोविजन के हिसाब से ऐसे ड्रग्स की जिनका इंपोर्ट प्रोहिबिटेड है, कॉन्ट्रावेनेशन टू दिस एक्ट माना जाता है, इस एक्ट का उल्लंघन या ब्रेक बताया जाता है, तो ऐसे ड्रग्स हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। ड्रग्स विच में क्लेम टू क्योर एनी ऑफ डिसीजेस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल जे, शेड्यूल जे के तहत जो भी डिसीजेस है उनको क्योर या प्रिवेंट करने के लिए जो क्लेम करते हैं, ऐसे ड्रग्स हम इंपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये लीगली नॉट अलाउड है। एक्सपायर्ड ड्रग्स ऑब्वियस है, जो एक्सपायर्ड है वो हम तो इंपोर्ट नहीं करेंगे। ड्रग्स विच हैव नॉट क्लेम थेरापेटिक वैल्यू, ऐसे ड्रग्स की जो कि थेरापेटिक वैल्यू क्लेम नहीं करते हैं, नहीं मेंशन करते हैं, तो ये हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। ड्रग्स विच आर लाइकली टू कॉज रिस्क और इंजूरियस टू ह्यूमन बॉडी और एनिमल, मतलब कि ह्यूमन बॉडी या एनिमल के लिए ऐसे ड्रग्स की जो रिस्क है लेना या फिर इंजूरियस है, ड्रग्स नॉट इंटेंडेड फॉर इंपोर्ट। इस एक्ट के अंतर्गत जो भी ड्रग्स इंपोर्ट करने के लिए मना किए गए हैं वैसे ड्रग्स हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो ये ऑफेंस या गुनाह माना जाएगा और इसके लिए हम पनिशमेंट फेस करनी पड़ेगी। Next is duration of import license. So import license is valid for 3 years from date of its issue unless it is suspended or cancelled. मतलब कि आपको एक बार अगर लाइसेंस इशू किया जाता है इंपोर्ट का, तो उसके बाद 3 साल तक आपका ये वैलिड रहता है लाइसेंस। अगर ये सस्पेंड या कैंसिल नहीं किया गया है 3 साल में, 3 साल पूरी तरह से चल रहा है, तो 3 साल इसकी वैलिडिटी रहेगी। Provided that its application for a fresh registration is made 3 months before the expiry of existing license, the current license shall deem to continue in a force until orders are passed. मतलब कि अगर हम 3 साल से पहले फ्रेश रजिस्ट्रेशन 3 महीने पहले भेजते हैं, हमारा एग्जिस्टिंग लाइसेंस एक्सपायर होने के पहले 3 महीने अगर हम फ्रेश एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए भेजते हैं, तो करंट लाइसेंस शैल डीम टू कंटिन्यू इन अ फोर्स अंटिल ऑर्डर्स आर पास्ड। तो ये जो अभी चल रहा है लाइसेंस वही कंटिन्यू किया जाता है जब तक नए ऑर्डर पास किए नहीं जाते तब तक, क्योंकि हम पहले ही प्रोसेस कर चुके हैं। नो लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्ट ऑफ कॉस्मेटिक्स, बट द इंपोर्टर शुड सेटिस्फाई ऑल द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स एज इन द केस ऑफ ड्रग्स विच आर इंपोर्टेड विदाउट लाइसेंस। सो कॉस्मेटिक्स के लिए हमें इंपोर्ट लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। हम जिस भी देश में जाते हैं और अगर कॉस्मेटिक हम परचेस करते हैं, हो सकता है खुद के लिए है, तो इसके लिए लाइसेंस ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें ये सेटिस्फाई करना होता है नेसेसरी रिक्वायरमेंट जो भी हमें कस्टम्स कलेक्टर पूछते हैं, पूछताछ करते हैं, या जो भी लीगल प्रोसीडिंग है वो हमें फुलफिल करनी होती है एज द केस ऑफ ड्रग्स विच आर इम्पोर्टेड विदाउट लाइसेंस। कॉस्मेटिक की बात हो तो हमें ज़रूरत नहीं है, अगर ड्रग्स की बात हो तो हमें लीगल प्रोसीडिंग करनी ज़रूरी है। सो कौन से कॉस्मेटिक्स है जिनका इंपोर्ट प्रोहिबिटेड है? कॉस्मेटिक्स विच आर नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के कॉस्मेटिक्स इंपोर्ट करना मना है। मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक कंटेनिंग हेक्साक्लोरोफेन, कॉस्मेटिक कंटेनिंग कोल्टार कलर अदर देन वन प्रिस्क्राइब्ड। हमारा शेड्यूल क्यू जो कोल्टार कलर बताता है उसके अलावा अगर कुछ कलर यूज किए जाते हैं और ऐसे कॉस्मेटिक्स है तो इंपोर्ट करना मना है। कॉस्मेटिक्स कंटेनिंग प्रिस्क्राइब्ड कलर्स विच कंटेन मोर देन 2 ppm ऑफ आर्सेनिक और 20 ppm ऑफ लीड और 100 ppm ऑफ हेवी मेटल अदर देन लीड। अगर ऐसे कॉस्मेटिक जिनमें प्रिस्क्राइब्ड कलर है लेकिन उनकी भी लिमिट दी गई है, अगर ये आर्सेनिक है तो इट शुड नॉट बी मोर देन 2 ppm पार्ट्स पर मिलियन। अगर ये लीड है तो 20 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये हेवी मेटल अदर देन लीड है तो 100 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर है तो ऐसे कॉस्मेटिक का इंपोर्ट नॉट अलाउड। कॉस्मेटिक्स इंटेंडेड फॉर यूज ऑन द आईब्रो और आई लैशेस और अराउंड द आई कंटेनिंग एनी कोल्टार डाई कलर, कोल्टार बेस और कोल्टार डाई इंटरमीडिएट। मतलब कि आँखों के कॉस्मेटिक्स पर्पस के लिए, आँखों को श्रृंगार करने के लिए जो भी आईब्रो पेंसिल हो या फिर काजल हो, मस्कारा हो, आईलाइनर हो, जो भी हम आईलिड या आई लैशेस के लिए या आईब्रो के लिए यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और जिनमें कोल्टार कलर है, कोल्टार डाई बेस है, कोल्टार बेस कोल्टार डाई इंटरमीडिएट है, तो ये अलाउड नहीं है। कॉस्मेटिक्स कंटेनिंग मर्क्यूरी कंपाउंड्स, जिनमें मर्क्यूरी कंपाउंड्स है। Cosmetic containing any ingredient which render them unsafe or harmful for use.
जो इस्तेमाल के लिए इंजूरियस है। कॉस्मेटिक्स कलर्ड विद आर्सेनिक और लीड कंपाउंड, आर्सेनिक या लीड कंपाउंड इस्तेमाल किए गए कॉस्मेटिक्स हो तो ये प्रोहिबिटेड है, इनका इंपोर्ट करना लीगली बैन है, लीगली नॉट अलाउड। प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट ऑफ कॉस्मेटिक्स, however small quantities of cosmetics the import of which is otherwise prohibited may be imported for personal use, हम पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी हमें क्या कंडीशंस है। दे फॉर्म पार्ट ऑफ पैसेंजर्स बैगेज, हमारा लगेज का पार्ट होना चाहिए ये। एंड बोनाफाइड यूज ऑफ पैसेंजर, हमारे खुद के इस्तेमाल के लिए होना चाहिए, और इसके लिए हमें कस्टम कलेक्टर को सेटिस्फाई करना होगा। कस्टम कलेक्टर अगर डिक्लेयर करते हैं ये पर्सनल यूज के लिए कॉस्मेटिक ले जा रहे हैं तभी है हमें इसकी परमिशन है, अदरवाइज इट इज प्रोहिबिटेड। Now next point is the statement to accompany imported cosmetic, अगर हम imported cosmetic import करते हैं तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या होता है। All consignments of cosmetics sought to be imported, जो भी हम import करते हैं कॉस्मेटिक्स और जो भी हमारा वो पैकेज है, accompanied by an invoice or statement, उसके साथ एक इनवॉइस या स्टेटमेंट होना चाहिए जो कि मेंशन करना होना चाहिए उसमें, showing the name and quantities of each article of cosmetic, हर एक कॉस्मेटिक और उसका हर एक आर्टिकल, उसकी क्वांटिटी, इंग्रेडिएंट्स, ये सब मेंशन करना होना चाहिए, स्टेटमेंट होना चाहिए या फिर इनवॉइस पे मेंशन किया होना चाहिए। इन द कंसाइनमेंट एंड द नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, किसके यहाँ बना है उसका नाम और एड्रेस भी होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स टू बी सप्लाइड टू द कस्टम्स कलेक्टर बिफोर एनी कॉस्मेटिक इज इम्पोर्टेड, कोई भी कॉस्मेटिक इंपोर्ट किए जाने से पहले ये सब डॉक्यूमेंट्स कस्टम कलेक्टर को पेश करने होने चाहिए। डिक्लेरेशन साइंड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से डिक्लेरेशन होना चाहिए कि जो भी हम ये बता रहे हैं ये सही है। ऑन बिहाफ ऑफ इम्पोर्टर, इम्पोर्टर के द्वारा भी ये डिक्लेरेशन होना चाहिए कि जो भी मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ ये रूल्स के हिसाब से है, अकॉर्डिंग टू रूल्स है, दैट द कॉस्मेटिक्स कॉम्प्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द चैप्टर 3 ऑफ द एक्ट। इस एक्ट के चैप्टर 3 मतलब के इंपोर्ट के जो भी प्रोविजंस है उसके हिसाब से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके हिसाब से हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ऐसा डिक्लेरेशन मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर को देना होता है। किसके पास देना है? कस्टम कलेक्टर, एंड शैल बी सप्लाइड टू द कस्टम कलेक्टर। प्रोसीजर फॉर द इंपोर्ट ऑफ कॉस्मेटिक्स, इफ ऑफिसर अपॉइंटेड एट द पोस्ट ऑफ एंट्री बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किए गए ऑफिसर कहाँ पे? एंट्री मतलब कि जहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है, ये पोर्ट हो सकता है या एयरपोर्ट हो सकता है। हैज अ रीजन टू बिलीव दैट एनी कॉस्मेटिक कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल्स, अगर उस ऑफिसर को लगता है कि इस एक्ट के या रूल के खिलाफ कुछ इंपोर्ट किए जा रहे हैं कॉस्मेटिक्स, may take sample of cosmetic from the consignment for inspection, तो कंसाइनमेंट से मतलब जिसके पास ये कॉस्मेटिक इंपोर्ट किए जा रहे हैं उसके पास से ऑफिसर सैंपल ले सकते हैं और टेस्ट के लिए भेज सकते हैं, इंस्पेक्शन के पर्पज के लिए। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ सैंपल इफ डिफेक्ट्स आर नोटिस्ड, अगर ऑफिसर को कुछ डिफेक्ट नोटिस किया जाता है या डिफेक्ट कुछ उन्हें मिलता है, शैल एडवाइज द कलेक्टर ऑफ कस्टम फॉर फर्दर एक्शन टू बी टेकन, तो ये ऑफिसर कस्टम कलेक्टर को ये रिपोर्ट करेंगे कि इस पैकेज में ये डिफेक्ट है जो इंपोर्ट किया गया है, तो ये कस्टम कलेक्टर को रिपोर्ट करना होता है। इफ द सस्पेक्टेड कॉन्ट्रावेनेशन ऑफ द प्रोविजन और एक्ट और रूल्स इज सच एज मे हैव टू बी डिटरमाइंड बाय टेस्ट, अगर ये टेस्ट या इवैल्यूएशन से प्रूव हो जाता है, पूरी तरह से सबूत मिलते हैं कि इस एक्ट के तहत जो भी प्रोविजन बताए गए हैं उनके खिलाफ इंपोर्ट किया गया है, तो ऑफिसर शैल सेंड द सैंपल टू द लैबोरेटरी, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के लैबोरेटरी इस पर्पज के लिए जो बनी गई है वहाँ पे सैंपल भेजा जाता है। जो भी उस लैबोरेटरी के डायरेक्टर है या फिर ऑफिसर है उनके द्वारा जो रिपोर्ट आते हैं by him in this behalf with the approval of central government, ये रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव होते हैं, और अगर ऐसे कॉन्ट्रावेनेशन ऑफ द एक्ट हुआ है तो ये पूरी तरह से सील किए जाते हैं, इंपोर्ट आप रूल्स के खिलाफ जाके कर रहे हैं। प्रोवाइडेड दैट इफ द इंपोर्टर गिव्स एन अंडरटेकिंग, इसके लिए आपके पास क्या ऑप्शंस है इससे बचने के लिए, जो भी आपको पनिशमेंट हो सकती है उसके बचने के लिए क्या आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। इफ द इंपोर्टर गिव्स एन अंडरटेकिंग, अगर
आप इम्पोर्टर है और आप अंडरटेकिंग या डिक्लेरेशन देते हैं इन राइटिंग, लिखित स्वरूप में अगर आप देते हैं, नॉट टू डिस्पोज ऑफ द कॉस्मेटिक विदाउट द कंसेंट ऑफ कस्टम कलेक्टर, कस्टम कलेक्टर के परमिशन के बिना ये कॉस्मेटिक मैं कहीं भी डिस्पोज ऑफ नहीं करूंगा, टू रिटर्न द कंसाइनमेंट और सच पोर्शन देयर ऑफ, या फिर कंसाइनमेंट में रिटर्न करूंगा, वापस भेजूंगा, ही शैल रिटर्न द कंसाइनमेंट और सच पोर्शन देयर ऑफ एज मे बी रिक्वायर्ड, द कलेक्टर ऑफ कस्टम शैल मेक ओवर द कंसाइनमेंट टू द इम्पोर्टर। ये कहाँ से बनाए गए हैं वहां पे वापस भेजने का डिक्लेरेशन अगर देते हैं या डिस्पोज नहीं करेंगे, सब सबूत पूरी तरह से नष्ट नहीं करेंगे, ऐसा लिखित स्वरूप में देते हैं तो पनिशमेंट बच सकते हैं पनिशमेंट से। या फिर इफ द इम्पोर्टर गिव एन अंडरटेकिंग अंडर द प्रोविजन ऑफ सब रूल 1, दैट इज जो अबो मेंशन है ऊपर दिए गए रूल के सब रूल के तहत, required by the collector of customs to return the consignment or portion, he shall return the consignment within 10 days of receipt of the notice। नोटिस मिलने के 10 दिन के अंदर अगर मैं बीइंग इम्पोर्टर ये सब कंसाइनमेंट वापस भेजती हूँ तब मैं पनिशमेंट से बच सकती हूँ। और इसका डिक्लेरेशन मुझे कस्टम कलेक्टर को देना होता है कि मैं विदिन 10 डेज आई विल रिटर्न ऑल दीज थिंग्स टू द मैन्युफैक्चरर और टू प्लेस वेयर फ्रॉम आई हैव परचेज्ड। So this is the condition to get free of punishment। Procedure on receipt of the report of analysis। हमें रिपोर्ट मिलती है, जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका अगर टेस्ट सैंपल भेजा जाए और उसका रिपोर्ट हमें मिलता है कि ये रूल के खिलाफ है या फिर ये स्टैंडर्ड्स के मैच नहीं होता है, स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है, तो क्या एक्शन या क्या प्रोसीजर है। इफ द डायरेक्टर ऑफ द लैबोरेटरी एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये इंपोर्ट किए गए कॉस्मेटिक या ड्रग्स के लिए जो लैबोरेटरी बनी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, तो उसके द्वारा जो ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं या फिर डायरेक्टर जो भी व्यक्ति है, जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इन दिस बिहाफ विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के बाद रिपोर्ट्स टू द कस्टम कलेक्टर, कस्टम कलेक्टर को ये रिपोर्ट करते हैं जो भी रिपोर्ट है, मतलब कि ये स्टैंडर्ड कॉम्प्लाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो द ऑफिसर मेंशन्ड इन सब रूल अबव द सैंपल ऑफ एनी कॉस्मेटिक इन द कंसाइनमेंट, मतलब कि कोई भी सैंपल इस कंसाइनमेंट में कॉन्ट्रावेन कर रहा है प्रोविजन ऑफ द चैप्टर 3 ऑफ द एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर, मतलब कि इस चैप्टर 3 के जो भी हमने प्रोविजन देखे उसके खिलाफ ये रिपोर्ट आया है, मतलब कि इसके प्रोविजन के हिसाब से ये ड्रग इंपोर्ट नहीं किए गए हैं, तो इट कैनॉट बी एंड इफ इट कैनॉट बी रीमेड बाय द इम्पोर्टर, और ये इम्पोर्टर को रिमेडी करने के लिए पॉसिबल नहीं है, द कस्टम कलेक्टर शैल कम्युनिकेट द रिपोर्ट फोर्थविथ टू द इम्पोर्टर हु शैल विदिन 2 months, ये पूरी तरह से कंफर्म है कि इम्पोर्टर जो भी डिफेक्ट है वो रिकवर नहीं कर सकते या रेक्टिफाई नहीं कर सकते, ओवरकम नहीं कर सकते। अगर ये कंफर्म है तो कस्टम कलेक्टर क्या नोटिस देते हैं, विदिन 2 months ऑफ रिसीविंग सच अ कम्युनिकेशन, 2 महीने के भीतर either send back all cosmetic of that description to the country in which it is manufactured, जिस देश में ये डिफेक्टिव कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर हुए हैं उन्हें उस देश में इस पूरे कंसाइनमेंट को वापस भेजो विदिन 2 months, 2 महीने के भीतर, और टू द कंट्री फ्रॉम विच इट वॉज इम्पोर्टेड एंड हैंड इट ओवर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर जिस देश से इंपोर्ट किए गए उस देश में वापस भेजो या फिर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजो जो कि ये डिस्ट्रॉय करेगी। तो ये कुछ प्रोविजंस है अगर डिफेक्टिव सैंपल है तो। So that was all about the import of drugs and cosmetics, and this was the chapter 3 under Drugs and Cosmetics Act and rules made thereunder. Next time we will see chapter number 4, that is the manufacture of drugs and cosmetics.